एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिखेंगे वेरियस एटॉमिक मॉडल, वेरियस एटॉमिक मॉडल। आपका एक बार पढ़ा हुआ है, चीजें इजीली कनेक्ट हो जाएंगी। फर्स्ट लिखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हर साल एक या दो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। पूरे मॉडर्न फिजिक्स से 6 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। 6 से कम तो नहीं आएंगे, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो इससे भी ये भी अपना कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा विद क्वेश्चन, कल या मतलब थर्सडे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और अब ये डाल्टन साहब जो है बैठे थे, ये भी सोच रहे थे कि किसी भी पार्टिकल को मैं तोड़ के कितना छोटा कर सकता हूँ, ऐसे सोच रहे थे, है ना। आप लोग जैसे मान लो कोई स्टिक है या तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप मान लो ब्रेक कर रहे हो, आप उसको तोड़ते जाते हो तोड़ते जाते हो तोड़ते जाते हो, कितने छोटे तक मैं तोड़ सकता हूँ, ठीक है। मान लो एक बड़ी सी स्टिक लेके आए, ठीक है, उसको तोड़ते गए, हाफ किया, फिर उससे भी हाफ किया। अब एक टाइम ऐसा आता है जब आप ब्रेक नहीं कर पाते हो फर्दर, ठीक है। तो वैसे वो भी सोच रहे थे यार, मैं मेटेरियल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मैं कितना छोटा से छोटा कर सकता हूँ। तो वहां से उनके दिमाग में ये आइडिया है एटम, ठीक है। एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट उनके हिसाब से था। इन्होंने बोला यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं सब एक स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल से बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम, ठीक है, ओके। और उन्होंने बोला एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। और एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये किसने बताया, डाल्टन, ठीक है। चलो तो लिख लेते हैं, एवरी मटेरियल इज कंपोज्ड ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स नोन एज एटम। ये इनका कहना था, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। एवरी मटेरियल is composed of minute particle called atom. Every material is composed of minute particles called atom, ठीक है। इन्होंने बोला एटम जो है वो इनडिविजिबल है, एटम इज इनडिविजिबल, एटम इज इनडिविजिबल, ठीक है। एटम में फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता। और क्या बातें बोली, एटम इज स्टेबल एंड, हाँ, एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉमा के बाद लिखना एटम इज स्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फिर उसके बाद आया जो है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। फिर आप लोग पढ़ते हो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्पेस में स्प्रेड है, और जो निगेटिव चार्ज है ना वो एम्बेड है, लाइक सीड्स इन द वाटरमेलन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो दूसरा लिख लो, दूसरा लिख लो थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इन्होंने बताया भाई एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसको एक्सप्लेन ही किया, ठीक है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है ना। एक्सप्लेनेशन क्या था उसका, एक्सप्लेनेशन क्या था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज
spread in space, spread in space, and negatively charged particle, negatively charged particle is embedded like seeds in watermelon, like seeds in watermelon, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, उन्होंने बोला मान लो ये एटम है, ओके, एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्पेस में स्प्रेड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड इन स्पेस, ठीक है, और जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे वो एम्बेड थे लाइक सीड्स इन द वाटर मेलन, इसीलिए हम इसको एक और नाम देते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। आगे पॉजिटिव चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिवली चार्ज, ठीक है, तो इन्होंने बोला ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो इसमें लिख लेना आगे ऐसे करके, थॉमसन कैलकुलेटेड द चार्ज टू मास रेशियो, और ये कितना आ रहा था, क्यू बाई एम, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन के लिए है, फॉर इलेक्ट्रॉन, और मास कितना था 9.1 इंटू 10⁻⁻31, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.7 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन पर केजी, मतलब चार्ज यही था, ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने लिए रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक्स भी लिख लो वरना आप लोग भूल जाओ। ड्रॉबैक क्या कहते हैं, किसी को याद है, अभी बताया मैंने, थॉमसन एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक, स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइंस नहीं बता पाए थे, ठीक है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता था तो एनर्जी रिलीज करेगा तो हमें स्पेक्ट्रम मिलता था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। चलो, फर्स्ट, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय, ठीक है, स्पेक्ट्रम बाय दिस मॉडल, स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कैन नॉट बी explained by this atomic model। रदरफोर्ड का है ना, दूसरा लिखो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स, इन रदरफोर्ड्स experiment cannot be explained by this model। explained by this atomic model। तो एटम की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है, थ्योरी वगैरह पढ़ते रहो, ठीक है, मॉडल आपके अच्छे हैं, ठीक है, उसको पढ़ो। हाँ, इनिशियली जो है आप बेस जब बन रहा है ना तब तब के लिए नहीं सही हो, अभी आपका बेस तैयार हो गया, अब आप उस पर क्वेश्चन लगाओ, और मॉडल्स में जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको पढ़ लिया करो मॉडल थीसिस को, ठीक है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ से इसमें बिस्मथ होता है, ठीक है, बिस्मथ सोर्स होता है, वहां से हम अल्फा पार्टिकल को निकालते हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे आएगा, इस गोल्ड फॉयल से टकराएगा, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या, या तो स्ट्रेट निकल जाए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल क्या हुए थे, स्ट्रेट लाइन निकल गए थे क्या, बिल्कुल,
अगर ये तो सेटअप है आपका अल्फा एक्सपेरिमेंट का, ठीक है ठीक है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, गोल्ड का न्यूक्लियस मान लो, ठीक है, मैं नीचे बना देता हूँ यहीं पे जूम आउट करके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है फॉर एग्जाम्पल, जेडी। जेडी क्या है यहाँ पे? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ओके। अब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट आपने किया इसके ऊपर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अभी ये नहीं बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट कराया गया गोल्ड के न्यूक्लियस पे, है ना, गोल्ड न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड ने नोटिस किया यार मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, वो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, ठीक है। कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। ओके। और एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से वापस आ गया, 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल वापस आ गया, ठीक है। इसको यहाँ पे अच्छे से बनाएंगे, पहले आप लोग इस सेटअप को समझो। तो उन्होंने देखा यार मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी है क्या? मोस्ट ऑफ द एटम क्या है, एम्प्टी स्पेस है। और 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल बिल्कुल 180 डिग्री पे वापस आ गया। मतलब उन्होंने देखा कि यार हो सकता है सेंटर पे कुछ ऐसा मास है जो कि पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। क्योंकि ये तो हमको पता था पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे गए, मतलब बोला कि जो मैक्सिमम मास है जो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे। और सेंटर पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि ये वापस आ गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव कितना भी पास ले आ सकते हो। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, याद आ रहा है? वो जाके रुक जा रहा था, फिर वो वापस आ रहा था, इनफाइनाइट से लेके आए थे, ठीक है। अभी तो ये आपको कहानी समझ में आई, ये अभी डिटेल में यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। पहले सेटअप बना दो एक बार। ये क्या, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल, इधर से बीम जा रही है अल्फा पार्टिकल। नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आप लोग एनसीईआरटी में जाके देख लें, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो किसी के पास ये आंसर है, वाई वी यूज गोल्ड फॉयल इंस्टेड ऑफ एनी अदर मटेरियल? हाँ बताओ, जो भी सही गलत जो भी दिमाग में आ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, यही रीजन है, और कोई रीजन नहीं। गोल्ड क्या है, हाईली मेलिएबल है, ठीक है। उसको हैमरिंग कर करके बिल्कुल इतना थिन कर सकते हो ताकि वो बिल्कुल एटम के बराबर थिकनेस हो सकती है उसमें, इतना थिन कर सकते हो उसको, ठीक है। आप लोग देखो ना, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोल्ड की इतनी मीटर वायर को खींच के हम इतने लंबा कर सकते हैं, इतने ग्राम गोल्ड को मैं खींच के चांद तक लेके जा सकता हूँ, इतना उसकी मेलिएबल होती है, ठीक है। हाईली मेलिएबल होता है, मेलिएबिलिटी उसकी बहुत ही ज्यादा होती है, मतलब उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, ठीक है। उसको हैमरिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, चिपटा होता जाएगा, फैलता जाएगा, ठीक है। ओके। आप लोगों ने देखा होगा जो मिठाइयाँ होती है उस पर गोल्ड की फॉइल्स वगैरह लगी होती है ना, तो वो जो फॉइल्स बनती हैं वो कैसे बनती है, उसको हैमरिंग करके तो पीटते हैं। वो देखो एक बुक होती है, उस बुक के अंदर छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा रखते हैं, छोटा सा, और पीट के उसको इतना बड़ा बना देते हैं, ठीक है। वो देखो वो जो शीट है कितनी थिन होती है, ठीक है। अगर कोई पूछे आपसे क्यों गोल्ड यूज करते हैं, बिकॉज इट इज हाईली मैलिएबल। मतलब क्या है इसका, इट कैन बी हैमर्ड इनटू वेरी थिन फॉयल, थिकनेस इज, क्योंकि भाई थिकनेस बहुत ही कुछ, अगर मान लो मोटा थिकनेस का ले लिया यहाँ पे शीट, तो क्या ये तो फिर वापस ही यहाँ से निकलेगा ही नहीं, रोक देंगे ना इसको। क्योंकि पेनेट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा रेस की होती है, सबसे कम किसकी होती है, अल्फा की होती है, ठीक। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में देखो, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो पहले वाले दोनों गलत था, फिर भी हमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फेलियर पढ़ना पड़ता है ना, फेल क्यों हो, क्या है, वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ा है।
ये हमने लिया गोल्ड का न्यूक्लियस प्लस जेड, ठीक है। यहां से हमने बम्बार्ड करवाया अल्फा पार्टिकल को, अल्फा पार्टिकल, ठीक। इसको बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। अल्फा पार्टिकल पे यहां से हमने बम्बार्ड करना, ठीक। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। इन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, स्ट्रेट निकल गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, ठीक है, ओके। कुछ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, गए तो, लेकिन अभी रुक जाओ, ये पास में जितना आएगा उतना, बात समझ पा रहे हो। अगर पास आ रहे हो न्यूक्लियस को तो डिफ्लेक्शन होना है, दूर रहेगा तभी तो स्ट्रेट निकलेगा एटम से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, कुछ अल्फा पार्टिकल्स 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट होंगे। 8000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ, ओके। अब एक अल्फा पार्टिकल देखो, ये 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है क्या हुआ, गया और वापस आ गया, वापस 180 डिग्री से ये अल्फा पार्टिकल वापस आ गया, ठीक है। अच्छा, मिनिमम जितने पास जा सकता था, जितना क्लोज जा सकता था, वो गया होगा। हाँ भाई, थ्रो किया है, कुछ ना कुछ इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इनिशियली मैंने इसको इनफाइनाइट से थ्रो किया, ये मानते हैं, ठीक है। तो कुछ काइनेटिक एनर्जी के पास थ्रो किया, जैसे जैसे पास जा रहा था, जैसे जैसे पास जा रहा था, वो आया तो, लेकिन वापस 180 डिग्री पे। तो कंक्लूजन क्या निकला, सेंटर के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से क्या डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की, ठीक है। अच्छा, ये जो मिनिमम डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मिनिमम ये इतना ही पास आ सकता है, इससे ज्यादा पास नहीं आएगा। मतलब उसके पास जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो सब की सब किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर के क्यू वन क्यू टू बाई आर। अभी सब देखेंगे, पूरा एक एक रिजल्ट डिराइव करेंगे। जो भी अभी तक आप लोगों ने याद किया है वो हम देखेंगे वो आया कैसे। ये आर नॉट, इसको हम क्या बोलते हैं, आर नॉट, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ बातें लिखेंगे। रदरफोर्ड ने क्या किया, परफॉर्म गोल्ड फॉयल, है ना, लिखो सब बातें यहाँ पे लिख लो। परफॉर्म गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट by by bombarding alpha particles, अल्फा पार्टिकल्स। तो उन्होंने देखा पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट, वेंट स्ट्रेट। इसका कंक्लूजन क्या है, मतलब एटम क्या है, एटम में मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस है। तो कंक्लूजन में यहां लिखना है सब बातें, मोस्ट, ऐसे लिखो, एटम है मोस्टली एम्प्टी स्पेस, एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या नोटिस किया है कि फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट 90 डिग्री। और उन्होंने बोला है अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल ऐसे लिखो, अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000, 1 in 20,000,
1000। अब देखो ये मेरे को नहीं पता उन्होंने कैसे काउंट किया है कि 20,000 हमने, वो सब रिसर्च का सब्जेक्ट है, ठीक है, पीएचडी। ओके। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था ना, सीजियम क्लॉक, जो सीजियम क्लॉक था वो एक बार में कितनी बार वाइब्रेट करता था, 9 बिलियन, है ना, ऐसा कुछ करके है ना। मैं लिख देता हूँ, मुझे हिंदी में याद है। इतनी बार वाइब्रेट करता है एक सेकंड में, 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार एक सीजन क्लॉक ने एक सेकंड में इतनी बार वाइब्रेट कर लिया। और ये जो मेजर किया होगा, क्या दिमाग लगाया होगा, क्या इंजीनियरिंग लगाई होगी, क्या सेटअप्स बनाया होंगे उसने, उसको पीएचडी अवार्ड कर दी। ठीक है। अब सोचो ना, एक सेकंड, सर एक सेकंड हो तो गया, और ये देखो इतनी बार वाइब्रेट करी। ठीक। तो साइंस की दुनिया बहुत ही मिस्टीरियस है। अभी हम जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, टूल्स के बारे में जानते हैं, बस टूल्स, रियल फिजिक्स, रियल बायो, रियल केमिस्ट्री कुछ भी नहीं जानते। हमें बस टूल से अवेयर कराया जाए कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, जब ये टूल्स के बारे में अवेयर हो जाओगे फिर आपको चलाना सिखाया जाएगा जब आप यूनिवर्सिटीज में जाओगे, फिर आप टूल्स को बनाना सिखाया जाएगा जब आप पीएचडी करोगे। ठीक है। तो ऐसे ही, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल 1 in 1000 डिफ्लेक्टेड एट 180 डिग्री। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया यहां से बताओ। एटम most of the mass of atom concentrated at the center, concentrated at the center, and center is positively charged, and center is positively charged, positively charged। यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये था भाई साहब, कंक्लूजन। ठीक है। इनके भी ड्रॉबैक्स थे, ये भी एटम की स्टेबिलिटी और स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये भाई साहब भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है। ड्रॉबैक्स इनके क्या क्या थे ये देख लो। अच्छा, ये क्या, ये वाली लाइन, ये सेंट्रल लाइन है क्या, ये सेंट्रल लाइन है। ठीक है। ये जो अल्फा पार्टिकल था सीधा स्ट्रेट जा रहा था ना, जैसे ही न्यूक्लियस के पास आया या एटम के पास आया डिफ्लेक्ट हो गया क्या। ठीक है। और किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुआ होगा, थीटा। और इस अल्फा पार्टिकल की जो लाइन है और ये जो सेंट्रल लाइन है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बी। ठीक है। बी यहाँ पे क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर। अभी बताएंगे बी क्या होता है, कैसे निकालते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। हालांकि अभी तक नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जेई मेन में एक बार आ गया और आसान क्वेश्चन आया था। बी क्या है यहाँ पे, इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके। ड्रॉबैक्स इनके लिख लो। पहला ड्रॉबैक क्या होगा, could not explain the stability of atom, could not explain the stability of atom। जो ड्रॉबैक थॉमसन मॉडल में था वही ड्रॉबैक यहाँ पे भी है, could not explain the stability of atom। ठीक है। सेकंड, could not explain the spectral line। ये स्पेक्ट्रल लाइन का जो एमिशन हो रहा था उसको भी नहीं बता पाए, could not explain the स्पेक्ट्रल लाइन। तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर, इससे जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो मैं आपको पहले ही थोड़ा सा प्रिपेयर कर दे रहा हूँ मेंटली कि भाई मान लो अगर आ जाए तो, मान लो इम्पैक्ट पैरामीटर जेई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन।
तो समझ में आया। पहले तो लिखा आप लोगों ने वाई बी यूज गोल्ड फॉयल बिकॉज इट इज हाईली मेलेबल, इट कैन बी हैमर्ड टू वेरी थिन शीट। जो थिकनेस है वेरी क्रूशियल है ना, जो गोल्ड फॉयल लिया था उसकी थिकनेस जितना ज्यादा थिन होगा उतना ज्यादा हम एटम्स के नजदीक होंगे। हाँ, उतना ज्यादा हमें एटम मिल पाएगा है। अगर थिकनेस खूब सारे एटम्स होंगे ना फिर तो सिंगल एटम के पास हम नजदीक आ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सारे मटेरियल एटम से मिलकर बने। अगर मैं अभी लेके आऊँ 2 किलो गोल्ड यहाँ पे रख दूं तो उसमें अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराऊं तो कोई फायदा होगा उसका? नहीं पता चल पाएगा, वो तो रुक ही जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है सर, 2 किलो गोल्ड क्या बात करें, ज्यादा महंगा होता है क्या? बहुत ज्यादा, 1.5 लाख रुपए का है बस। सस्ता है ना फिर तो 2 लाख। अच्छा, 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम तो महंगा है बहुत। कोई बात नहीं, दुबई जाना पड़ेगा फिर तो गोल्ड लाने के लिए। हाँ? वहाँ सस्ता है क्या दुबई में? दुबई में सस्ता होता है गोल्ड, है ना। चलो, अच्छा एक बात बताओ, सभी लोग इधर ध्यान दो। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने क्या लिया था? गोल्ड का फॉयल। ये लिखा नहीं क्या, वाई वी यूज गोल्ड फॉयल, वाई वी यूज गोल्ड फॉयल। ये क्वेश्चन है आपसे और आंसर में लिखना है बिकॉज बिकॉज इट इज हाईली मैलिएबल, इट इज हाईली मैलिएबल। ठीक है, हाईली मैलिएबल मतलब दैट इज, यहाँ पे लिखना इसका मतलब क्या है, इन सेंस इसका मतलब क्या है। इट कैन बी हैमर्ड, इट कैन बी हैमर्ड, हाँ, हैमर्ड इनटू ए वेरी थिन शीट, वेरी थिन शीट या फॉयल, वेरी थिन फॉयल। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए थिकनेस क्रूशियल होता है, तो इसलिए हमने, ऐसा नहीं था कि इन्होंने पहले टाइम पे ही गोल्ड ले लिया और अदर आइटम मटेरियल्स पे ट्राई किया, लेकिन इन्होंने गोल्ड को सुटेबल पाया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो क्या हुआ, गोल्ड का फॉयल लिया, उस पे हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, बम्बार्ड मतलब खूब सारी बीम्स आ रही है अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने देखा मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल क्या थे, स्ट्रेट निकल गए, मतलब एटम के पास मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। 8,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब, या ये बोल सकते हैं कि एटम के पास जितना, और एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से क्या हुआ 180 डिग्री पे। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जितने भी मास है ना वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और सेंटर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि अल्फा पॉजिटिवली चार्ज था। अच्छा, अगर ये निगेटिवली चार्ज होता तो आके चिपक जाता ना इससे। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज था इसलिए इसने इसको रिपेल कर दिया और ये वापस चला गया। समझ में आई? ठीक। तो इन्होंने ये सोर्स अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा, न्यूक्लियस पे आके टकराया और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। तो एम्प्टी स्पेस था मोस्टली एटम, और कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ठीक है, और एक अल्फा पार्टिकल 20,000 में से क्या हुआ, वापस। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार एटम का जो मास है वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड है और एटम का जो न्यूक्लियस सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये सेटअप है वो जो मैं वहां पे बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग फोटो खींचो, प्रिंट निकालो, चिपका दो। ठीक है, ओके। ये देखो प्लम पुडिंग मॉडल है, दिख नहीं रहा है। मोस्ट ऑफ द जो स्पेसेस है क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और ये जो टाइनी पार्टिकल दिख रहे हैं एम्बेड है, ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, तो हमने देखो 79 किसका होता था, गोल्ड का, है ना। क्या होता था उसको, लैटिन नाम क्या होता था उसको, आर एम। ठीक है, ए यू आर एम, ठीक है, इसलिए ए यू बोलते थे। ठीक है, चलो, अभी क्या है ये अल्फा पार्टिकल्स, ये गन है यहाँ, तो अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड होगा न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो अभी कैसे हो रहा है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये ट्रेसेस दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ये अल्फा पार्टिकल जा तो रहा है, कुछ तो देखो स्ट्रेट निकल जा रहे हैं, और जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, डिफ्लेक्शन दिख रहा है इसका। अच्छा, अभी क्या है, मान लो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो भी, अगर काइनेटिक जो इसकी एनर्जी है, इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना,
एक जाने के बाद पहले स्लो हो रहा है, स्लो होके फिर ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी तो किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर ये वापस रिपल्सन की वजह से जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वापस लग रहा होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट आ रहा है, रुक तो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको वापस देगा ना। याद करो, कार को जब हम डिसलरेट करते थे या कार की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते थे, एक्सेलरेशन, तो एक समय ऐसा आता था जब कार स्लो डाउन होता था, ठीक है, फिर उसके बाद वापस उसी, मैंने बोला था जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखो मार्कर, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा जो इसकी वेलोसिटी जीरो हो, क्या, इसको ऊपर फेंक देता हूँ, जीरो हो, फिर वापस आना, जीरो, फिर ये वापस, ठीक है। सिमिलर ऐसा ही इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके मोशन के अगेंस्ट लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपोज कर रहा है ना इसका, तो ये गया तो रुका, फिर ये वापस, अल्टीमेटली डायरेक्शन जिधर फोर्स लगे उधर ही एक्सेलरेशन होगा ना, समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एनर्जी को कम कर दूं, यहाँ से आप लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी न्यूक्लियस लेना है ले लो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल हम रदरफोर्ड पढ़ रहे हैं, तो उसकी अगर एनर्जी कम कर दूं, तो वो एनर्जी कम है क्या, धीरे से जाना है, बहुत दूर से ही वापस लौट गया, बहुत दूर से ही वापस लौट गया क्या, अगर मैं एनर्जी को कम कर दूं तो जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो कम दूर तक जाएगा ना, मतलब इसका जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट टू अप्रोच होगा वो बढ़ेगा, अब ज्यादा पास नहीं जा पा रहा है, अब दूर से ही वापस लौट जा रहा है, ठीक है। चलो बढ़ा दो, देखो अब बिल्कुल नजदीक से जाके डिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम हो गई, ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है, न्यूक्लियस नहीं समझ में आया ना, हाँ कुछ तो ऐसा बताओगे कि हमें कंफर्म है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, आपने अल्फा पार्टिकल को भी बम्बार्ड कराया, ठीक है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, तो एटम्स के पास मोस्टली क्या है, एम्प्टी स्पेस, कुछ अल्फा पार्टिकल 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस ही चले आए 20,000 में से, ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला, सेंटर पे मास कंसेंट्रेटेड है और सेंटर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वो अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है, घर पे जाना, मैंने बोला था ये सब आप लोग करना, ठीक, देखते हैं क्या होता है। कुछ तो लग रहा है, चलो ये जेड ई, ये जेड ई है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी अल्फा, ये जेड ई मतलब न्यूक्लियस है, गोल्ड फाइल का, गोल्ड का न्यूक्लियस है, मान न्यूक्लियस, 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 ठीक है, चलो अब यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया था, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा, अच्छा इसका भी कुछ मास होगा ना, और किस बम्बार्ड करवा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ओके, चलो अभी है, एक ही तो है, चलो अभी अल्फा पार्टिकल जा रहा है, रे ऑप्टिक्स में अच्छा काम आएगा इसका, है ना, अभी नहीं आ रहा है लेकिन रे ऑप्टिक्स में ठीक ठाक समझ में आएगा, चलो अल्फा पार्टिकल जा रहा था, कुछ अल्फा पार्टिकल तो स्ट्रेट ही चलेंगे सर, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ से बिल्कुल ऊपर, एक आध है ना, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल ही स्ट्रेट चलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट,
कुछ अल्फा पार्टिकल गए तो, लेकिन वो डिफ्लेक्ट हो गए सर। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन बनाने का पर्पज है, क्योंकि हम इम्पैक्ट पैरामीटर भी समझेंगे इसी स्लाइड में। अब बिल्कुल भी ध्यान देना है आप लोग, ये थीटा, ये जो डिस्टेंस है सेंट्रल लाइन से, इसको हमने क्या बोला था, इम्पैक्ट पैरामीटर। ये आपका सेंट्रल लाइन है। चलो, इसके पास कुछ मास है, ये हमने इसको फेंका, ये एट इनफाइनाइट से फेंका है, ठीक है। ये कहां पे इनिशियली, एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट। और आपको पता है एट इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, ठीक है। एट इनफाइनाइट, एट इनफाइनाइट हम रेफरेंस क्या लेते थे, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यू इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो। अभी इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, अच्छा टॉपिक का नाम लिखना है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच। ये पार्टिकल जो है आएगा, लेकिन यहां तक तो आया सर, यहां तक तो सर आया ही ऐसे बिल्कुल यहां तक, फिर ये वापस 180 डिग्री से जा रहा है सर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस ये आया ना, ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच मिनिमम डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नॉट, ठीक है, या आर मिनिमम कहीं लिखा होता है, ठीक है। आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अपने को यही पूछ लेता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल, इसका चार्ज कितना होगा, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सॉरी ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। चलो, तो आपने जैसे इसे सिमिलर सोचो ना, आपने एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका था, तो कुछ हाइट तक तो गया, फिर ये वापस आने लगा, सिमिलरली अल्फा पार्टिकल है, कुछ नजदीक तक तो आएगा, इसके कुछ डिस्टेंस तो आएगा, फिर एक टाइम के बाद ये वापस लगेगा क्या, क्योंकि इस पे इस डायरेक्शन में क्या वर्क कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पे इस डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी इसको धक्का दे रहा होगा, लेकिन अभी हमने इसको क्या किया, फिक्स, आपको याद है मैंने फिक्स किया था, दोनों को फ्री किया था, याद आ रहा है, अब ये फिक्स है, ये भी इसको रिपेल कर रहा हूं। चलो, ये आयरन नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। पता है सर ऐसे क्यों यूज हुआ था, ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्बिक फोर्स है, ये कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स। अब अपने को वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, आर नॉट, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक, यहां पे मैं लिखता हूं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ, ये अपना सेंट्रल लाइन था, सेंट्रल लाइन, और बी अपना क्या है, आर नॉट क्या है, मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहाँ पे लिख दो आर नॉट, ठीक। चलो, यहाँ पे प्रूव करेंगे, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो जितनी टोटल एनर्जी इनिशियल होगी, उतनी ही टोटल एनर्जी फाइनल होगी सिस्टम के पास। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन डिस्ट्रॉय और क्रिएट नहीं कर सकते हो। देखो अल्फा पार्टिकल के पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। बात समझ आई, ठीक है। चलो देखो कैसे करेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली कहाँ पे है, एट इनफाइनाइट, इनिशियली हमने इसको कहाँ पे रखा हुआ था, एट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास हमने दिया हुआ है स्मॉल एम, या अभी मैं इसके आगे जनरल केजी पढ़ाऊंगा,
कोई भी पार्टिकल ले लो, कोई भी न्यूक्लियस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या है, जीरो। बहुत टाइम दे दिया हमें, कुछ ऐसा पढ़ा दिया क्या मैंने, 1.5 घंटे हो गए। हाफ एम वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगी, आकर रुक गया नहीं है, फाइनली इसकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, यहाँ पे आके अल्फा पार्टिकल रुक गया है, अब ये वापस जाएगा, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी वो क्या है, जीरो। इस कंडीशन पे जीरो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ते थे, के Q1 Q2 बाई आर। वैल्यू पुट करो, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के, Q1 क्या है, प्रोजेक्टेड चार्ज, क्या है ये जो चार्ज को हमने फेंका है, कोई भी इसको Q1 मानेंगे, ठीक है। तो कितना होगा इसका चार्ज, 2 टाइम्स ऑफ ई। Q2 कितना है, Z इंटू ई डिवाइडेड बाई आर, यह है क्या, आर नॉट, ऐसे लिख सकता हूँ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालना है, आर नॉट, अब इधर लिख जाओ, आर नॉट इक्वल टू 2 इंटू 2 4 होगा क्या, 4 इंटू के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। बात समझ आ रही है, ठीक। अच्छा यहाँ पे जो ये के है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर। 4 से 4 कैंसल, तो क्या आएगा, और नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम वी स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया वो ये आया, ठीक है, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपका ये है। तो आपके नीट में एक बार पूछ लिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके प्रोपोर्शनल है, 2-3 ऑप्शन दे दिए गए थे, ठीक है। आर नॉट क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और जेड क्या है यहाँ पे, एटॉमिक नंबर ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस है ना। और एम क्या है, मास किसका, ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल, प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड अल्फा पार्टिकल, ओके। तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आया आर नॉट, किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाई मास, ठीक है। पहला ये यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर, सॉरी इनवर्सली इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। ये तीसरा कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 लिख दो भाई, Q1 इंटू Q2, और Q1 और Q2 की हमने वैल्यू लगा दी, ठीक। ये क्या है, ये Q1 है और ये Q2, ठीक है, जेड ई स्क्वायर। तो आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या एनसीईआरटी पढ़ो जाके, ये मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को, एनसीईआरटी मस्ट है पढ़ना, वहां पे जाके देखोगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, ओके। अब चलो एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं इसी के लिए, ठीक है। ये नोट डाउन करो, तो मैं एक जनरल फॉर्मूला बना, ताकि आपको क्वेश्चन अगर बोल दे कोई अल्फा पार्टिकल की बजाय कोई एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल बोल दे जिसका मास ये है,
कोई एक हाइपोथेटिकल न्यूक्लियस मोल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कुछ और है, तो उस केस में क्या होगा, ठीक, वो देख लेते हैं। वैसे ये सारे केसेस मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, और ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में भी, ठीक है, क्लोजेस्ट अप्रोच, उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो मोथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक, ये सब आसानी से हम, ये हम एन एल एम पी पता नहीं क्या क्या निकालते रहते। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन बहुत है, याद करने पड़ते हैं, डेटा होते हैं, हम भी अपने टीचर का मजा लिया करते हैं, भाई केमिस्ट्री कैसी सब्जेक्ट है, लाल में नीला डाल के पीला निकाल देते हैं, तो कोई लॉजिक नहीं, नहीं आया तो एक्सेप्शन, नहीं आया तो एक्सेप्शन है। हम बैठ के केमिस्ट्री क्वेश्चन ही सॉल्व करते, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, टीचर के पास जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सॉल्व ही नहीं हो रहा, हमको मैथमेटिक्स आती है थोड़ी सी, तो हमने लगा सॉल्व हो गया। तो अब वो मेरा फ्रेंड ही था, तो हम उसकी खिंचाई किया करते थे, क्या तुम पढ़ रहे हो, बच्चे तुम्हारे मेरे से डाउट पूछने आ रहे, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में फाइट चलती रहती है ना, मजा आता है, मतलब ये फ्रेंडली होता है, हम ठीक, हम और सही सही फील्ड में ना, अब इंजीनियर्स और डॉक्टर्स का देख लो, एक दूसरे के लिए ना ऐसा लगता है टॉम एंड जेरी एक दूसरे के, वो बोलता है मैं पैसा कमाता हूँ, ये बोलता है मैं पैसा कमाता हूँ, बोलता है तुम जो मशीन यूज करो इंजीनियर बनाता है, बोलता है यूज तो हम ही करते हैं, तो चलता रहता है, ठीक, बस सारे प्रोफेशन सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। ये आपका न्यूक्लियस और ये फिक्स्ड, चलो Z1 Z2, इसको हमने प्रोजेक्ट किया विथ वेलोसिटी v से, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज है, ये जाएगा कुछ दूर तक तो सर जाके रुक जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दूसरे को रिपेल करेंगे क्या, ये फिक्स किया है और इसको हमने प्रोजेक्ट किया है इसके ऊपर, तो एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये इस तरफ लगेगा क्या, आपने नो डाउट सर आपने इसको मोमेंटम दे दिया है, ये जा रहा है, कब तक जाएगा, जब तक इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी किसमें ना कन्वर्ट हो जाए पोटेंशियल, या जितना इसको रिपल्सन फोर्स लग रहा है और जितना इसका फोर्स आपने मोमेंटम देके फेंका होगा वो बराबर हो, रिपल्सन फोर्स और जो आपने फोर्स एक्सटर्नल ने दिया था उसको वो बराबर हो जाए, जितना इधर लग रहा है तो रुक गया, फिर ये वापस। अच्छा एक बात बताओ, ये आके कुछ तो यहाँ पे रुकेगा और इनके बीच की कुछ दूरी होगी, उसी दूरी को मैंने क्या बोला था, डिस्टेंस ऑफ, ये जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, किसी भी एटम्स के लिए किसी भी कंडीशन, कोई भी बोल दे, अल्फा ही नहीं कोई भी पार्टिकल फेंक दो और कोई भी न्यूक्लियस हो उसके लिए जनरल फॉर्मूला, ठीक, तो फिर से वही, तो फिर से वही क्या करोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हाँ ये मानते हैं कि ये जो पार्टिकल है एट इनफाइनाइट है, और एट इनफाइनाइट जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, जीरो, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, इनिशियल टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अच्छा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर फाइनल, ये जाकर रुक गया क्या, ये तो फिक्स है ही, ये भी आके रुके, अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, ठीक है, तो क्या लिखोगे, जीरो प्लस पोटेंशियल फाइनल क्या हो जाएगा, हाँ सॉरी के Q1 Q2 बाई आर, Q1 ये है और Q2, ठीक, चलो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के, Q1 की वैल्यू क्या है, Z1 E, Q2 की वैल्यू क्या है, Z2 E डिवाइडेड बाई आर, और ये आर नॉट है क्या, अब यहां से सॉल्व कर लोगे तो क्या फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, आर नॉट इक्वल टू 2 के Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वी स्क्वायर,
आर नॉट इक्वल टू 2, के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z1 Z2 E स्क्वायर M V स्क्वायर। 2 से 4 कट करो क्या आएगा 2 आएगा क्या, तो आर नॉट क्या आ गया Z1 Z2 E स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट M V स्क्वायर, ये आया क्या, हाँ 2 पाई। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म, कोई भी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और कोई भी न्यूक्लियस है। ठीक है, ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है, when an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach from the nucleus depends on mh। ठीक, ओके, नीट 2016 क्वेश्चन सॉल्व। नीट 2016 में सबसे अच्छा पेपर आया था फिजिक्स का। अभी आपको रिजल्ट याद है इसलिए ताजा ताजा आपने कर लिया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, थर्ड। चलो ओके, नेक्स्ट देखेंगे। चलो बताओ, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी, bombards on a heavy nuclear target of charge Zt, then the distance of closest approach, distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to third। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। In a Rutherford scattering experiment, when a projectile of charge Z1 and mass m1, ये चार्ज Z1 and mass m यहां पे मान ले, ठीक है, approaches a target nucleus of charge Z2 and mass m2, the distance of closest approach is or not the energy of the projectile is, जो हमने फेंका है ना प्रोजेक्टाइल उसकी एनर्जी क्या है, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 Z2। ठीक है, तो कितना इजीली कर दिया आप लोगों ने। अच्छा, क्या जो न्यूक्लियस फिक्स किया है उसके मास पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं ना, किसके मास पे डिपेंड कर रहा है, जो आप प्रोजेक्ट करते हैं m1 पे डिपेंड करेगा। चलो भी रहने देते हैं, ठीक, हमने कैसे क्या किया। ठीक है, चलो तो फिर से वही है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये V पॉजिटिव, ये V पॉजिटिव, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो रिपल्सन फोर्स है इस चार्ज पार्टिकल को रोक देगा, तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। सिस्टम यूनिवर्स में एनर्जी कंजर्व है, टोटल एनर्जी इनिशियल बराबर टोटल एनर्जी फाइनल, लगाया तो अपने को एक रिजल्ट मिल गया जनरल। ओके, चलो अब आगे चलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। चलिए इंपैक्ट पैरामीटर, पैरामीटर जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो अपना सेंट्रल लाइन है, ठीक है, चलो यहां पे अपना न्यूक्लियस था, फॉर एग्जाम्पल ये सोचो वो न्यूक्लियस था यहाँ पे जेड ई। ठीक है, यहां से हमने अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया हुआ है, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, वी वेलोसिटी से मान लो जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल, खूब सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे थे क्या, ठीक है, खूब सारे अल्फा पार्टिकल यहां से डिफ्लेक्ट हो गए। चलो अल्फा पार्टिकल जा तो रहा था सर, लेकिन फिर यहां से डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का इनिशियल, खूब सारे अल्फा पार्टिकल है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही अल्फा पार्टिकल, यहां से तो पूरा सोर्स है, ये पूरा अल्फा पार्टिकल की बीम जा रही है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर मान लो मैंने बोलते वी नॉट, क्या है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर वी नॉट। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर की लाइन है और जो सेंट्रल लाइन है उसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या बोलते थे, इंपैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर, ये आगे भी। चलो तो लिखते हैं इंपैक्ट पैरामीटर के बारे में, क्या है ये इंपैक्ट पैरामीटर। लिखो, इसको बनाओ जल्दी से और लिखो। It is perpendicular distance, it is perpendicular distance of initial velocity vector,
of initial velocity vector of alpha particle from central line of nucleus from central line of nucleus when alpha particle is far away from the nucleus from the nucleus from the nucleus तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर आया था, लोगों ने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स निकाले और उसको एस्टेब्लिश किए, तो कुछ इस तरीके से आया। इम्पैक्ट पैरामीटर बी बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ये आया रिजल्ट। ठीक है, एक बार जेई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ, मैंने अभी बताया। तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, कॉट थीटा बाई 2 इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, जेई मेंस का आगा क्वेश्चन। ये सब फॉर्मूला नहीं लगाना था जेडी स्क्वायर, बस सीधा प्रोपोर्शनलिटी का यूज करके जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। ठीक है, अब वही नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट ए सर्टेन एंगल। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड at a certain angle theta। तो जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए सर्टेन एंगल डिफ्लेक्टेड वो आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में साइन की पावर में 4 थीटा बाई 2 ये आएगा। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले बताओ 90 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होंगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 बाई 2 45 डिग्री। तो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 की पावर 4 1 बाई 4 ऊपर चलाएगा 4, तो नंबर ऑफ कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए 4। तो इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड और एंगल स्कैटरिंग एंगल। जेई मेंस में भी आ गया था ये बात। अगर मैं इधर लिखूं नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल और इधर अगर मैं लिखूं स्कैटरिंग एंगल, मतलब इधर लिख दिया मैंने एन और इधर लिख दिया थीटा। अगर मैं इस एक्सिस पे लिखूं स्कैटरिंग एंगल, तो बताओ जब स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री था तो खूब सारे अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट। तो जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ा रहे थे अल्फा पार्टिकल का नंबर, भाई बताओ ना, थीटा बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी ना, थीटा बढ़ाओगे तो साइन की वैल्यू पर 0 से 180 डिग्री के बीच में या 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक साइन बढ़ रहा है और पावर में 4 है और 90 डिग्री से घट रहा है ना, ज्यादा करोगे। खैर, अगर मैं यहां पे पूछ लूं बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो जब स्कैटरिंग एंगल 0 डिग्री, मतलब ये 0 डिग्री है, मतलब तो स्ट्रेट बहुत ज्यादा निकल गया था। तो सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल जब ये 0 डिग्री पर होगा तब, और जैसे जैसे स्कैटरिंग एंगल बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैं बोलूंगा बताओ 180 डिग्री पे कितने डिफ्लेक्ट हुए थे 1, यहां पे रखो ना 180 डिग्री, 180 डिग्री का हाफ कितना होगा 90 डिग्री, sin 90 डिग्री 1 1 की पावर 4 1, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 1। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है ग्राफ आपका।
नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये बात समझ में आई कैसे रीजन मैंने एक्सप्लेन किया। वैसे भी आप लोग देखो 1/x ग्राफ कैसे बनाते थे, इधर ध्यान दो, 1/x ग्राफ कैसे ऐसे तो बनाते थे, इनवर्स रिलेशन है, ऐसे ही बनेगा। देखो D1 and D2 are the impact parameter corresponding to scattering angle 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। D1 है और वहां पे B लिया था, यहाँ पे हमने D1 और D2 लिया, ठीक है। 60 degree and 90 degree respectively when an alpha particle is approaching a gold nucleus, find d1 upon d2, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो इधर नोट डाउन हो गया उधर, चलो सभी लोग इधर ध्यान दें। ये क्या है अपनी सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन अपनी यहां से क्या बम्बार्ड करा हुआ है बताओ, तो अल्फा पार्टिकल सबसे ज्यादा कहां से डिफ्लेक्ट होगा, यहां से या यहां से, हाँ नीचे वाली लाइन है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो यहां से ये डिफ्लेक्ट हो गया, मान लो ऐसे ऐसे आ रहा था अल्फा पार्टिकल और ये डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल मान लो थीटा है, थीटा 1 मान लो, ठीक है। और ये इंपैक्ट पैरामीटर कितना है, मान लो D1, ठीक है, नहीं नहीं D2, ओके, इसमें इसने इसको D2 बोल दिया, ओके कोई बात नहीं, D2 और ये थीटा 2। अब एक अल्फा पार्टिकल ऊपर से आ रहा था, वो भी डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन वो 60 डिग्री डिफ्लेक्ट होगा, वो ऐसे जा रहा है, मान लो अल्फा पार्टिकल है, हाँ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कहां पे होगा, यहां पे ना, अभी 90 डिग्री जैसा नहीं दिख रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा अपने को, चलो ये अल्फा पार्टिकल यहां पे ऐसे जा रहा था और ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, और इसको हमने बोल दिया मान लो ये थीटा 2 है। अभी जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है कुछ ऐसे जा रहा है क्या, ये ऐसे जाएगा, कम डिफ्लेक्ट होगा, नहीं है दूर है तो कम डिफ्लेक्ट होगा, ये जितना क्लोज होगा न्यूक्लियस को उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के क्रॉस आ रहा है तो बिल्कुल वापस, ठीक है। अच्छा ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री, ठीक है, थीटा 1 ये 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच की ये कितनी है D2 सॉरी D1, ठीक है। अपने से पूछा क्या D1 अपॉन D2, बात समझ में आई। देखो पहला अल्फा पार्टिकल है वो जा रहा है 60 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ, और उसका डिस्टेंस कितना है सेंट्रल डिस्टेंस, ये जो इंपैक्ट पैरामीटर होता है क्या होता था इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, ये जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का लाइन है और जो सेंट्रल लाइन है उसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी, तो इनिशियली जो है ये अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा था क्या, इनिशियली अल्फा पार्टिकल, देखो इनिशियली अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, ओके इनिशियली अल्फा पार्टिकल इस तरफ जा रहा था क्या, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया इसका v नॉट, और ये भी इस तरफ जा रहा है, इसका वेलोसिटी वेक्टर मान लो ये v नॉट है, ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है v1, रुको एक मिनट, ये मान लो v2 है और ये v1, तो जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और जो सेंटर लाइन है उसके बीच की दूरी को हमने क्या बोला था इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक। अब आपको पता और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आपको क्या पता इंपैक्ट पैरामीटर b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है cot थीटा बाई 2, cot थीटा बाई 2, ठीक है। तो b की जगह पे क्या पुट कर दोगे d, तो d1 अपॉन में d2, d1 अपॉन में d2 ये क्या आएगा cot थीटा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई cot थीटा 2 बाई 2, तो थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और 60 डिग्री का हाफ क्या होगा 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री, तो क्या आएगा cot 30 डिग्री वैल्यू √3 होती है, और ये 1, ये आ रहा है, तो जेएलएम का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल था वो किसके लिए एप्लीकेबल था? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एप्लीकेबल, और सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने क्या किया था, जैसे लिथियम +2 He+, ठीक है। एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। देखो यहाँ पे एप्लीकेबल, एप्लीकेबल एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम या ओनली फॉर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो बोर्स ने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे, याद आ रहा है कुछ? बोर का पहला पोस्टुलेट क्या था, कुछ याद आ रहा है? तीनों पोस्टुलेट्स में से कुछ याद आ रहा है क्या? देखो इन्होंने बताया था, पहला पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जहां पे उसकी एनर्जी का लॉस नहीं होता है, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते थे इसको। और उसको जो फोर्स मिलता था कौन देता था, वो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूक्लियस ने उसको अट्रैक्शन खो दिया, वो घूम रहा है। याद करो, स्ट्रिंग से आपने स्टोन को अटैच किया और वो घूम रहा है, ऐसे घुमा रहे हो, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है टुवर्ड सेंटर है क्या, और उसकी वजह से घूम रहा है क्या? तो जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। पहला पोस्टुलेट तो यही था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पर उसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस नहीं होगी, ठीक है। और उसको हमने स्टेशनरी ऑर्बिट बोला था। दूसरा पोस्टुलेट क्या दिया था उन्होंने, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई, ये दिया था क्या, याद आ रहा है? एंगुलर, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं ना, रिवीजन हो रहा है, ऐसे नहीं सोचना सर याद नहीं आ रहा है, रिवीजन हो रहा है ना, ओके। तो ये भूलना और याद रखना, ये तो क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये तो होता ही रहता है। अगर बताओ आप भूलते नहीं होते तो कितनी बैड थिंग्स आपको याद रहती, नहीं इसने मेरे को ये किया था, इसने मेरे को ये बोला था ना, याद है, ठीक है। अब जैसे घर में हमारे सिबलिंग्स होते हैं ना, मैं सबसे छोटा था, कोई भी मेरे को आके कुछ भी बोल दे रहा है, ऐसे भगा के निकल गया, मैं रो रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ भैया लोग, मैं बोला बड़ा हो जाऊंगा ना, गिन के बदला लूंगा तुम लोगों से। तो ये छोटे बच्चे की थोड़ी जिद होती है, और वो बिल्कुल रुला देते थे, है ना? तो अब भूल गए, अब सब भूल गए ना, अब भैया मिलते हैं तो बिल्कुल प्यार से बातें होती है, क्योंकि अगर आपको वो सब मेमोरी में याद रहेगा, उस वक्त उन्होंने जो भी किया, मैं भी कुछ जिद कर रहा हूँ मैं, या तो उनको परेशान करने का ही मन हो, देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल चेक करते हैं लेवल क्या है इसका, ठीक है। तो ठीक है, अभी रिवाइज कर लेते हैं। पहला पोस्टुलेट क्या था, इन्होंने 3 पोस्टुलेट दिए, 3 पोस्टुलेट, और कुछ पोस्टुलेट्स तो ऐसे दिए भाई साहब खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, gave 3 postulates। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स, लिखो, इलेक्ट्रॉन revolves electron revolves in those stationary orbits, electron revolves in those stationary orbits, stationary orbits where there is centripetal force is provided by and necessary centripetal force and necessary centripetal force is provided by Coulombic force of attraction, Coulombic force of attraction। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है अकॉर्डिंग टू बोहर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, ये है बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन revolves in those stationary orbit where there is no loss of energy and necessary centripetal force is provided by Coulombic force of attraction। ये इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन एक्चुअल में तो लॉस होगा ना भाई, क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी का लॉस होगा, तो अल्टीमेटली एक कंडीशन ऐसी आएगी वो जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसको ये एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, कि भाई ये उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा जहां पे इसकी एनर्जी क्या होगी, लॉस नहीं होगा। दूसरा देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट्स में घूम रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में घूम चक्कर लगा रहा है, ये पॉजिटिवली। ठीक है, इसके बीच में क्या लगे, कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी क्या, इसके ऊपर अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, और इधर क्या लगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगा, मान लो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ है ना, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है नहीं है, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये mv स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, और कूलॉम्बिक फोर्स किसके बराबर है, के q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू जेड ई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर बाई आर। ये बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट्स में घूमता है जहां पे इसकी एनर्जी लॉस नहीं होती है, और इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है कौन करता है, कूलॉम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आई? ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या, अच्छा आर क्या है यहाँ पे, आर रेडियस। ठीक है, ये सब लिख लो, आर क्या है, रेडियस, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ, ये दूसरा पोस्टुलेट था, तीसरा पोस्टुलेट था, सॉरी फर्स्ट पोस्टुलेट था, दूसरा पोस्टुलेट देखते हैं। सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन revolves electron revolves in only those stationary orbits, only in those stationary orbit electron revolves in only those stationary orbits where its angular momentum is integral multiple of h upon में 2 pi, h upon में 2 pi, where its angular momentum is integral multiple of h upon में 2 pi। इसी को हम लोग बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। क्या बोलते हैं, बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। देखो इंटीग्रल मल्टीपल है ना, चार्ज का क्वांटाइजेशन होता था इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकंड पोस्टुलेट को बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। इट इज आल्सो नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल, बोहर्स क्वांटाइजेशन। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये जैसे चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा, लीनियर मोमेंटम एम वी, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ठीक है, एल बराबर आर क्रॉस टी। ठीक, इसके नीचे आपको लिखना है। ठीक, इसके नीचे है ना, इसके नीचे कंटिन्यू करना है यहां से। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ओके, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। ठीक है, ये सेंटर से इसकी कुछ दूरी होगी r, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालोगे, इसका कुछ मास होगा, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, mvr बराबर n h अपॉन में 2 पाई।
ये बोला था, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन। एन क्या है यहाँ पे, इंटीजर है, एन क्या है, इंटीजर, और जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। और एम किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का, किसका मास, एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और मजे की बात तो ये है भाई साहब एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं, बोल दिए, ये बोल तो दिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज स्टेशनरी ऑर्बिट्स वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, इट इज आल्सो नोन एज बोहर्स क्वांटाइजेशन रूल। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, है ना, बोर कुड नॉट एक्सप्लेन इट। फिर सर बता कैसे पा रहे थे, अरे हाइपोथेसिस दे रहे हैं, पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो याद करो, इसके पहले आपने डी ब्रॉगली को याद किया था, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, अगर लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों नेचर शो कर सकता है, लाइट डुअल नेचर शो कर सकता है, तो मैटर भी डुअल नेचर शो करेगा, वो भी वेव नेचर शो करेगा। तो इसको एक्सप्लेन किया था डी ब्रॉगली ने, एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली, अभी आपको बताएंगे, एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रॉगली। मैंने क्यों बोला था ये स्टेटमेंट बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टेटमेंट था कि मैटर भी वेव नेचर शो करती है, ठीक है। मैटर जब मूव करेगा, ये मानना था, और उनके इस मानने ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स को या कई सारे चीजों को एक्सप्लेन किया, ठीक है, एक्सप्लेन बाय डी ब्रॉगली। मैटर वेव, क्योंकि वेव भी क्या शो करता है, मैटर भी क्या शो करता है, वेव नेचर, ठीक। अब जो है थर्ड पोस्टुलेट क्या था, थर्ड पोस्टुलेट उनका ये था, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो जब एनर्जी को रिलीज करेगा तो अपने को क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रम्स। याद करो, E बराबर एच सी बाई लेमडा, लेमडा मिला ना, तो लेमडा क्या वेवलेंथ है, और किसी लाइट का अगर विजिबल रीजन में लाई कर रहा है तो लाइट दिखेगी, नहीं लाई कर रहा है तो फिर या तो इंफ्रारेड रीजन होगा या तो अल्ट्रावायलेट रीजन होगा, ठीक। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं फॉर एग्जांपल आपकी जानकारी के लिए, एक मेटालिक सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस पे मैंने ग्रीन लाइट को इंसिडेंट किया, बोल रहा है सर इस पे जब ग्रीन लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो तो इससे फोटोन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, फोटोन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। ग्रीन लाइट को इंसिडेंट किया तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मान लो ग्रीन लाइट, इसका वर्क फंक्शन जो है ग्रीन लाइट के बराबर है, जो ग्रीन लाइट की फ्रीक्वेंसी उसके बराबर है, ठीक है। अगर मैं इस पर रेड लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो क्या इसके से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, हाँ, इस टाइप क्वेश्चन किया कि नहीं आप लोगों ने मॉड्यूल से। देखो ग्रीन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हो क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और इसी से निकल रहा है तो रेड लाइट से नहीं निकलेगी, ठीक है। अगर मैं बोलता रेड लाइट से नहीं निकला, अगर मैं बोलता प्योर येलो लाइट से निकल जाएगी क्या, येलो लाइट से निकल जाएगी, क्यों, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना भाई, वेव की ओर। मुझे पता था इसलिए मैंने इसको आपके दिमाग में डाल दिया हूं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को अलग से मैंने नहीं कराया था, आपके मॉडल्स में नीचे जाओगे तो क्या बढ़ेगी, वेवलेंथ, ठीक है, और ऊपर जाओगे तो क्या बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अगर मैं बोलूं ग्रीन लाइट से निकल रहा है तो क्या रेड लाइट से निकल पाएगा, नहीं। अगर येलो लाइट से बोलूं तो भी नहीं निकलेगा। अगर मैं बोलता ब्लू लाइट से निकल जाएगा, वो बोलता है वॉयलेट से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। बात समझा, अगर मान लो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रीन लाइट के बराबर है, तो अगर मैं येलो लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो नहीं निकलेगा, ब्लू लाइट को इंसिडेंट करूंगा तो, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आप लोग टैकल करो, ठीक है, जेईई में आए हुए 2-3 बार। चलो खैर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, बोर्ड ने बोला जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा
तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, चलो, तो हमें क्या मिलेगी, स्पेक्ट्रम्स मिलते थे अपने को। ठीक है, चलो चलो थर्ड पोस्टुलेट्स whenever whenever electron jumps from higher energy level to lower energy level to lower energy level whenever electron jumps from higher energy level to lower energy level, energy is released energy is released energy is released in terms of electromagnetic radiation, in terms of electromagnetic radiation इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मान लो ये हायर एनर्जी लेवल है HEL, ये लोअर एनर्जी लेवल है LEL। ठीक है, इसको मैंने बोलते हैं E2 और ये E1। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे था, जब ये जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में तो क्या इमिट करेगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा ना, फोटोन निकलेगा। याद करो इस एनर्जी को फिर हमने मेटल सरफेस से गिराया था। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एनर्जी रिलीज हो गई, एनर्जी रिलीज्ड। तो आपको याद हो जो ये एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है वही तो hc बाई लैम्डा के बराबर होगा। इधर इधर ध्यान दो, इनके और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वही hc बाई लैम्डा होता था क्या, वही तो एनर्जी ये लेके जाएगा। याद आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तो हमने दी थी, ये 13.6 ये 3.4, गैप 10.2। तो जब यहां से यहां आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 10, जो गैप है ना 10.2, और ये 10.2 लेके कौन गया था, फोटोन, और फोटोन की एनर्जी hc बाई लैम्डा। तो यहां से अगर मैं लिखूं जो एनर्जी रिलीज होगी क्या लिखूंगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा E बराबर hc बाई लैम्डा। ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट था। अब जो एनर्जी रिलीज हुई कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, वेवलेंथ आएगा क्या। अब वेवलेंथ आप देखोगे कौन से रीजन में लाई कर रहा है, अगर विजिबल रीजन में लाई करेगा तो अपने को दिखेगा, वो नहीं लाई करेगा तो हम बोलेंगे कोई स्पेक्ट्रम है सर, इंफ्रारेड में है, अल्ट्रावायलेट में। ठीक है, चलो आपको एक एक चीजें बिल्कुल डिटेल में सिमुलेशन क्वेश्चन ये सब कराया, अदरवाइज अगर आप हम लोगों के टाइम पे पढ़ रहे होते अब तक तो खत्म हो गया होता, 2 घंटे में उड़ा देते थे सर। ये लो बेटा शीट, ये लो कॉन्सेप्ट, ये सब हमको दिखाते ही नहीं थे सिमुलेशन वगैरह, क्योंकि उनको खूब कम समय में काफी सारे सिलेबस करवाने होते थे। ठीक है, आप लोग ये सब कर पा रहे हो, बाकी थिंकिंग यहाँ से देखो, जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है ना तो चीजें रिटेन रहती है मैक्सिमम टाइम तक। ठीक है, आपको याद रहेगा ना, जैसे मैं अपने सर की बातें करता हूँ, इन फ्यूचर आप भी बोलेंगे, हमारे भी एक है बहुत ही भोले भाले टीचर थे। चलो Z इंटू E, न्यूक्लियस में चार्ज इतना होगा, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता था ना, न्यूक्लियस पे चार्ज इतना है। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर ऑर्बिट में, उन्हीं वही सर्कुलर ऑर्बिट है जहां पे उसकी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। लेकिन वो चाचा एक्सप्लेन नहीं करता, उसके लिए डी ब्रॉगली को फील्ड में आना पड़ा। ठीक है, लॉ मैं बताता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरा मानना है अगर लाइट दोनों नेचर शो कर सकता है तो मैटर नहीं, भाई नेचर कोई भी भेदभाव नहीं करती अपने बच्चों में। ठीक है, नेचर कहीं भी कोई भी इंपार्शियलिटी नहीं करती, सबको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, सर हमें तो कुछ नहीं मिला है, पढ़ाई कर रहे,
2026 में तो 1 महीने बचे। क्यों? ये मेम काफी है ना, बच्चे बोलते हैं सर 2000 क्या करेंगे पढ़ लिख के। मैं बोला 2012 से खत्म होना है, अभी तक खत्म ही नहीं हो पा रहा है। हमें भी यही बोला गया था कि 2012 में क्या खत्म है, दुनिया धरती पलट जाएगी, ऐसे बोला गया धरती पलट जाएगी। आप उस वक्त में 2012 में करीब 7th 8th में रहूंगा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ धरती पलट जाएगी तो सब हवा मोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारा घर पूरा बिल्डिंग हवा मुड़ेगा, ये जो हमारी गाय है सब हवा मुड़ेंगे, ठीक है। ये साइकिल जो है मेरा हवा मुड़ेगा। तो ऐसे एक बच्चा उस समय ग्रेविटी क्या होता कुछ नहीं पता था अपने को, ठीक है। जब नॉलेज नहीं तो ऐसे सोचेंगे, ऐसे पलट भी करते, दादाजी उड़ रहे कैसे पकड़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर अपने को समझ में आया, फिर थोड़े बड़े हुए, अब ये सब इमेजिनेशन चल रहा है। और घर पे कौन बता रहे हैं, मेरी बड़ी मम्मी, मम्मी सब बोले बेटा धरती पलटने वाली 2020 में 31 दिसंबर को रात को 12 बजे। और उस दिन मैं सुबह नहीं था पूरा, है ना, रात के 12 बजे का इंतजार कर रहा हूँ, और बिल्कुल गार्डन में ऐसे कंबल ऐसे ओढ़ के, ठंड का महीना था, बिल्कुल गार्डन में से पेड़ के नीचे कंबल ओढ़ के बैठा हूँ अकेले, और दादाजी मस्त सो रहे हैं और हमारे को अलग टेंशन है। तो हमको क्या पता यार, ये सब तो कहानी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं यहाँ पे मान लो इंडियंस रह रहे हैं, यहाँ पे मान लो अमेरिकन से, यूरोपियन, पोर्चुगीज, मतलब सब जगह फैले हुए ना। तो मैंने क्या बोला था, जो फोर्स होता है हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता था क्या, कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो एम, फोर्स हमेशा एम जी सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा क्या, ये कोई बताने वाला ही नहीं था। ये सब यहाँ पे, अब बताओ मैं यहाँ पे, नीचे भी तो कोई होगा, वो थोड़ी ना है ना? तो ऐसे थॉट्स, तो इंफॉर्मेशन, अब जैसे क्या है, किसी को बोलो ये बिल्कुल ऐसे स्पेस में ये प्लेनेट लटका हुआ है, कोई मैं अरे यार लटका हुआ है, गिर क्यों नहीं रहा है। मैंने बोला अगर ये सोच लोगे तो तुम न्यूटन नहीं बन जाओगे। न्यूटन ने ये सोचा ना अगर सेब गिर रहा है तो वो भी पागल ही थे, ठीक है। ऐसे सोचिए यार, जब सेब गिर सकता है तो ये प्लेनेट क्यों नहीं गिर रहा है। तो उन्होंने उसका आंसर किया और ये आज हम लोग ये देखो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 2026 में कुछ नहीं होने वाला है, बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है, बिल्कुल लगे रहो। 2026 में आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। चलो ये देखो, ये v वेलोसिटी है और ये रेडियस r। अब जब ये रिवॉल्व करेगा तो इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ mv² r। अच्छा, सेंटर की तरफ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यही तो बैलेंस करेगा। चलो निकालते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा है mv²r बराबर क्या लिखोगे, k मतलब 1/4π∈0 Q1 इंटू Q2 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये पढ़ लिया। चलो r से r को कैंसिल कर देते हैं, ठीक। तो mv² बराबर 1 कुछ रिलेशन यहां से निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। mvr बराबर nh/2π, एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। mv² बराबर 1/4π∈0 इंटू z∗r, ये समझ में आया। दूसरा पोस्टुलेट क्या बोल रहा था उनका, mvr एंगुलर मोमेंटम, ये तो पहला इक्वेशन हो गया। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π mvr, और यहाँ पे mv², ठीक है। अब यहां से vr की अगर वैल्यू हटाऊं मैं, m इंटू r इंटू v, तो क्या है, तो वेलोसिटी निकल जाएगी अपने को, लेकिन अपने को क्या चाहिए पहले, रेडियस। तो कैसे करेंगे, r बराबर, या यहां से अगर मैं लिखूं m को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत, यहां से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं इसको फर्दर, एम वी बराबर एन एच अपॉन में 2π और 1/r, ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम वी, यहां पे एम वी स्क्वायर है, अगर मैं इसमें m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, फॉर एग्जांपल इसमें m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो इसको, m² v² बराबर 1/4πε0 इंटू z∗r। ये नई इक्वेशन बन के तैयार होगी क्या, ये पहली इक्वेशन है, नई इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब बस mv की वैल्यू यहां पर उठा के पुट कर दो तो क्या आ जाएगा अपना रेडियस, ठीक है। चलो पुट करते हैं इसको,
किया जाए इसको या कोई और मेथड देखे आसान? डिवाइड कर सकते हो या पुट कर दो डायरेक्ट, ठीक है चलो पुट ही कर देते हैं इसको। एम वी स्क्वायर ये दूसरा है, तो एम वी की वैल्यू ये यहाँ पे पुट करो, तो एम वी की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन में 2 इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन में 2 पाई। यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करो, v की वैल्यू क्या है, एन एच अपॉन में 2 पाई इंटू एम इंटू आर। ये v की वैल्यू उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, चलो एन एच अपॉन में 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। ठीक है बात है नहीं। अब इसको सिंपलीफाई करोगे, देखो सिर्फ और सिर्फ रेडियस दिख रहा है क्या आप सभी जगह, अब सिंपलीफाई करो, देखो क्या है एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड ई स्क्वायर बाई आर। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल है ना। अच्छा एम से एम कैंसिल, 4 पाई से 4 एक पाई कैंसिल, ठीक है। अच्छा बचा क्या, ऊपर क्या बचा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे क्या बचा पाई एम आर बराबर यहां पे क्या बचा जेड ई स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आर को इधर ले आओ बाकी सबको इधर लेके जाओ, तो क्या जाएगा आर बराबर आर को इधर ले गए बाकी सबको उधर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आया क्या, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा अरेंज करके ऐसे लिखूंगा, आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है। चलो देखो अभी आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये है क्या, और जब इसको सिंप्लीफाई करते थे, सॉरी आर स्क्वायर कहां से आ गया, आर समझ आई। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्दर, यहां पे मैं लिख देता हूं आर बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये होता था nth ऑर्बिट्स का रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट, समझ में आया। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो 0.529 आएगा, कई बुक्स में 0.53 लिखा होता है, 29 को सिग्निफिकेंट नंबर है ना। अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं, बोहर्स रेडियस, क्योंकि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस में मैं बात करता जेड की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू भी 1, तो 0.529, इसको क्या बोलते हैं बोहर्स रेडियस, ठीक है। तो आर नॉट इक्वल टू, या तो ऐसे लिखो आर नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस, बोहर्स रेडियस मतलब nth ऑर्बिट की जो रेडियस आएगी मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। अच्छा जो nth ऑर्बिट की रेडियस आई वो क्या इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड है क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड है क्या। अगर n की वैल्यू बढ़ाओगे तो r की वैल्यू बढ़ेगी, z की वैल्यू बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। भाई जो nth ऑर्बिट की रेडियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z, एक रिलेशन ये आ गया। जो nth ऑर्बिट की रेडियस है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कैसे आया रिलेशन, ठीक। टाइम बीतता जा रहा है, कोई बात नहीं, ग्राफ पढ़ लेंगे कल से, वेलोसिटी पढ़ेंगे इसकी। फर्स्ट ग्राफ देखेंगे रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट वर्सेस जेड, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। दूसरा ग्राफ रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट्स वर्सेस n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। थर्ड ग्राफ देखेंगे रेडियस ऑफ nth
बोहर्स ऑर्बिट और एन स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फोर्थ देखो, लॉग ऑफ nth ऑर्बिट और लॉग ऑफ n, ठीक। चलो देखो, अब आपको फॉर्मूला पता है, रेडियस ऑफ nth बोहर्स ऑर्बिट इक्वल टू 0.53 into n square by z एंगस्ट्रॉम, या रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। यहां पे किससे ग्राफ बनाना है, z का ना, मतलब n कांस्टेंट रखा हुआ है इसने, तो रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। तो इसका ग्राफ कैसा होता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ऐसे बना देंगे, ये यहां पे आ जाओ, यहां पे कैसे बनेगा, n से n में पूछा तो रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता था, रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यहां पे z कांस्टेंट है, ठीक है, यहां पे क्या कांस्टेंट है, z। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट कहां है, y एक्सिस पे, और n कहां है, x एक्सिस पे, y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मैंने 4 स्टैंडर्ड फार्मूला पैराबोला के इक्वेशन लिखवाई थी, तो y की पावर में 1 है, यहां पे ग्रेटर देन 1 है, तो पैराबोला का माउथ तो वो ऐसे बनेगा, ठीक है। यहां पे बता दो, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो आर एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आर एन कहां पे, वाई, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, एन स्क्वायर कहां, एक्स एक्सिस पे, तो कैसा बनाओगे, स्ट्रेट लाइन। चलो यहां पे आ जाओ, लॉग ऑफ आर और लॉग ऑफ एन, जेड यहां पे कांस्टेंट है ना, कीपिंग जेड कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट है, ठीक है। तो रेडियस of nth बोहर ऑर्बिट इक्वल टू r नॉट n स्क्वायर बाई z। r नॉट तो खुद कांस्टेंट है सर, तो r नॉट बाई z एक साथ रख दो, लॉग ले लो दोनों साइड, अगर लॉग लोगे तो क्या आएगा, लॉग दोनों साइड ऑपरेट करोगे तो लॉग ऑफ r n इक्वल टू लॉग ऑफ r नॉट बाई z इंटू n स्क्वायर। तो लॉग m इंटू n, लॉग m प्लस n, ये इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। देखो ये आएगा नहीं, सिखा रहा हूं, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आना चाहिए आपको। log of n इक्वल टू log of r नॉट बाई z प्लस log of n स्क्वायर, और log n की पावर में n, m log n, ठीक है। तो 2 log n लिखोगे, समझा। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूं तो कैसा दिखेगा, log और n कहां पे है, y एक्सिस पे, तो क्या लिखूंगा, y बराबर 2x प्लस c, ये c क्या हो जाएगा, लॉग और इसी को अगर मैं अरेंज करूं, x यहां पे लिखोगे ना, x यहां पे लिखोगे, ये x है और ये y है, तो c तो यही हुआ ना, तो y इक्वल टू mx प्लस c, और यहां पे देखो स्लोप क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव है सर, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, समझा। ये है आपका c, और इसका स्लोप कितना है जल्दी से बताओ, स्लोप 2, मतलब tan थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे 2। अभी आप लोगों को सर ने नोट्स के ग्राफ वगैरह बनाए, आर नॉट स्क्वायर ये सब है ना, ऐसे ऐसे हो जाता था ग्राफ, याद आ रहा है, आर नॉट स्क्वायर वर्सेस एन, ऐसे कुछ एस के लिए अलग होता था, पी के लिए अलग होता था, डी के लिए अलग होता था, ठीक है, कुछ ऐसे एक बनता था, एक ऐसे जाके ऐसे ऐसे बनता था, ठीक है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है ना, नहीं होगा इसलिए सर ने नहीं पढ़ाया। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन वहां से आया था, ठीक, कोई बात नहीं, ये नहीं समझ में आया। ग्राफ बोहर एटॉमिक मॉडल, बोहर के 3 पोस्टुलेट थे, पहला इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रॉन उन्हीं स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रेडियस ऑफ nth बोहर ऑर्बिट पढ़ लिया, ठीक है।
और पूरा एकदम फॉर्मूले वगैरह निकाल के दिखा दिया आपको, बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन क्या था, ग्राफ बना लिया अपन ने। कल हम वेलोसिटी ऑफ इनर ऑर्बिट पढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ इनर ऑर्बिट पढ़ेंगे, मैग्नेटिक, सब यहाँ पर रिलेट कर देंगे आपको, ठीक है। और कल ही खूब सारे क्वेश्चन करने, तो कल की क्लास में आई होप एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा।